जय भीम, जय जगदेव, जय फुले, जय पेरियार, जय साहू जी महाराज। नमस्कार, मैं अमरुद सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 15 में आपका स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा हम उस महानायक के विषय में करेंगे जिसको शोषित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिसको बिहार का लेनिन कहा जाता है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। आज हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के दो महत्वपूर्ण इंटरव्यू के विषय में चर्चा करेंगे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जीवन के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा है वो उनके एक उस इंटरव्यू को लेकर के है। दो महत्वपूर्ण बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के इंटरव्यू हैं जो हमारे पास उनके लिखित में है, और उसमें से एक इंटरव्यू जो आप आज का है उस पर आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, वाम और दक्षिण दलों पर सवर्णों के कब्जा, जिसका टाइटल है। आज हम इस इंटरव्यू पे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारत लेनिन शोषित क्रांति के जनक, महानायक, शोषित दल के नेता बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्म 2 फरवरी 1992 में बिहार के जहानाबाद जिले के कुर्था में हुआ था। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आजीवन मनवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जीवन संघर्ष से जुड़ी कुछ छोटी छोटी कहानियां भी हैं जो हम आपके साथ अगले एपिसोड में शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम उनके उस इंटरव्यू के विषय में बात करेंगे कि उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में, साक्षात्कार में दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों, सवर्णों और वामपंथी दलों के विषय में क्या कुछ कहा है। आज हम इस पे बात करेंगे। कम्युनिस्ट के बारे में उनकी क्या विचारधारा थी, कम्युनिस्टों का क्या रवैया था शोषितों के प्रति, कम्युनिस्टों का पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, महादलितों के, अल्पसंख्यकों के प्रति क्या रवैया रहा है। इस विषय पर जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब का इंटरव्यू है, हम उस पर आज बात करेंगे। हो सकता है कि आपने ये इंटरव्यू सुना हो, लेकिन मैंने आज तक इंटरव्यू के बारे में नहीं सुना, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, भारत लेनिन शोषित क्रांति की जनक, अपने महानायक के उन 2 इंटरव्यू का जिक्र बारी बारी आपके साथ करूंगा और आपके साथ उसको शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि महान नायक बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा किस तरह सोचते थे। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला इंटरव्यू है, वाम और दक्षिण दलों पर सवर्णों का कब्जा। तो इंटरव्यू की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने ही अपना राइटिंग में इसको लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि 24 फरवरी 1969 की सुबह 5:45 पर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पटना आने के लिए पहुंचा। हवाई जहाज में बैठने का आह्वान का इंतजार कर रहा था। मेरी बगल में जो सीट थी उसमें एक परदेसी आकर खड़े हो गए। मुझको ऊपर नीचे गौर से देखने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, मैं पटना जाऊंगा। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? मैंने अपना नाम बताया और यह भी बताया कि मैं शोषित दल का सदस्य हूँ। बातें अंग्रेजी में हो रही थीं। उन्होंने कहा कि आपकी बगल की सीट पर बैठकर आपके साथ हवाई यात्रा करना चाहता हूँ। मैंने उनकी इच्छा पर प्रसन्नता व्यक्त की। इतने में हवाई जहाज में हम एक दूसरे के बगल में बैठ गए। हवाई जहाज ने उड़ान ली। मैंने अपने अनजाने दोस्त से पूछा, आप कौन हैं और पटना क्यों जा रहे हैं? उन्होंने अपना नाम पाल गार्ड लेविन बताया और कहा कि मैं रूसी और पूर्वी अध्ययन संस्थान मॉस्को में इतिहास का अध्यापक हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि मध्यावधि चुनाव का अध्ययन करने के लिए मैं चंद दिनों के लिए बिहार जा रहा हूँ। फलतः मेरी उनमें और उनकी मुझ में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहते हैं कि जो बातचीत हुई वह प्रश्नोत्तर के रूप में हुई, इसलिए मैं उसी रूप में उल्लेख करना चाहता हूँ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अपने इंटरव्यू का उल्लेख उसी रूप में इस पुस्तक में करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से लेविन पूछते हैं, लेविन का सवाल है कि आप कम्युनिस्ट क्यों नहीं बने? तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जवाब देते हैं, क्योंकि डांगे नवुंदरी पाद, ज्योति बसु, पीसी जोशी, चंद्रशेखर सिंह और इंद्रदीप सिंह जैसे कुलांक पार्टी में भरे पड़े हैं और ऐसे ही लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, इसलिए मेरे जैसा आदमी कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है। लेविन फिर पूछते हैं
ये और इन लोगों के जैसा आदमी कम्युनिस्ट में सर्वे सर्वा है, इसलिए आप कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं है, क्योंकि उनके जैसे लोग अगर कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वे सर्वा है, मुखिया है, तो आप उसमें क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जवाब देते हैं, ये सभी ऊंची जाति के हैं और करोड़पति हैं। ये लोग शोषण के विज्ञान और कला में प्रवीण हैं। रूस में कुलांक जारशाही के खिलाफ सर्वहारा ने कम्युनिस्ट आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन भारत में कुलांक के कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वही उनके नेता बने हैं। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो ऊंची जाति और दूसरे लखपति करोड़पति हैं। जगदेव बाबू कहते हैं कि जो रूस में कुलांक जारशाही के खिलाफ सर्वहारा कम्युनिस्ट ने आंदोलन प्रारंभ किया था, वो सर्वहारा थे कम्युनिस्ट, शोषित वंचित तबके के थे, उनका शोषण हो रहा था, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन भारत के जो कम्युनिस्ट हैं वो कुलांक हैं, ऊंची जाति के हैं, अरबपति हैं, धन्ना सेठ है, बिजनेसमैन हैं। अगला सवाल लेविन करते हैं, क्या ऊंची जाति के लोग कम्युनिस्ट नहीं हो सकते हैं। जगदेव प्रसाद जवाब देते हैं कि जिस तरह अमेरिका का शासन वर्ग कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है, उसी तरह भारत का शासक वर्ग जो ऊंची जाति का है वह ना तो कम्युनिस्ट हो सकता है, ना ही इनकलाबी हो सकता है। भारत के कम्युनिस्ट ऊंची जाति के अमीर हैं, इसलिए ऊंची जाति प्रधान कम्युनिस्ट पार्टी से सर्वहारा क्रांति की उम्मीद करना उतना ही ठीक होगा जितना अमेरिका के साम्राज्यवादियों से कम्युनिस्ट इनकलाब की उम्मीद करना है। आगे जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि जो भारत में शासक वर्ग रहा है उसी के हाथ में कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व है। जो 90% शोषितों का दुश्मन है वही ऊपरी तौर पर कम्युनिज्म का चोंगा पहनकर वर्ग संघर्ष के हिमायती बने हुए हैं। आज भारत में 10% ऊंची जाति को हम काला साम्राज्यवादी मानते हैं। आपके लिए अमेरिका साम्राज्यवादी है, हमारे लिए जो भारत की ऊंची जाति साम्राज्यवादी है। ऊंची जाति के 10% शोषक लोगों ने 90% शोषितों को आज तक गुलाम बनाकर रखा है। सभी राजनीतिक दलों पर इन्हीं का कब्जा है, बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं। लेविन का अगला सवाल होता है कि रूस के सरबराह और भारत के सरबराह में क्या फर्क है। जगदेव बाबू जवाब देते हैं कि रूस में सिर्फ आर्थिक गैरबराबरी थी, इसलिए वहां सिर्फ आर्थिक शोषण से मुक्ति की समस्या थी, पर भारत में आर्थिक गैरबराबरी के साथ साथ सामाजिक गैरबराबरी भी है। जीवन के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों पर 10% ऊंची जाति का एकाधिकार है। 90% शोषित ऊंची जाति की मेहरबानी और भीख के सारे जिंदगी गुजारने को मजबूर है। रूस में या दुनिया के अन्य देशों में जाति नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए जो वर्ग संघर्ष का स्वरूप दुनिया के अन्य देशों में रहा, ठीक भारत के लिए वो स्वरूप नहीं हो सकता है। भारत में कुछ जातियां हैं जिनकी संख्या 10% से ज्यादा नहीं है, बाकी छोटी जातियां हैं जैसे दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जातियां हैं। ये ऊंची जातियों के शोषण के शिकार हैं और साम्राज्यवाद के खूनी चंगुल से मुक्ति चाहती हैं। अमेरिका के नीग्रो भारत के दलितों से ज्यादा अच्छी हालात में हैं। अगर मार्क्स लेनिन भारत में पैदा होते तो यहाँ की ऊंची जाति के शोषक वर्ग और साम्राज्यवादी करार दिए जाते। इसलिए जो रूस के मार्क्स का सरबराह है, ठीक वही भारत में शोषित नहीं हो सकता है। रूस का सरबराह शोषित, आर्थिक, सामाजिक दोनों ख्यालों से सरबराह है। भारत का सरबराह सांस्कृतिक दृष्टि से भी गुलाम है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं। अब लेविन अपना अगला सवाल करते हैं कि भारत के लिए मार्क्सवादी संघर्ष या वर्ग संघर्ष क्या हो सकता है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जवाब देते हैं कि भारत में एक वर्ग 10% ऊंची जाति के साम्राज्यवादियों का है और दूसरा 90% शोषितों का है। इसी 90% सर्वहारा की इज्जत और रोटी की लड़ाई भारत के लिए मार्क्सवादी या वैज्ञानिक वर्ग संघर्ष की दूसरी सभी परिभाषाओं और व्याख्याएं गलत हैं। व्यवहारिक वर्ग संघर्ष यही है। लेविन फिर अगला सवाल पूछते हैं, क्या भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग संघर्ष के हिमायती नहीं है। जगदेव बाबू जवाब देते हैं, नहीं, बाघ बकरी की हिमायत कर ही नहीं सकता है। जो लोग बाघ और बकरी को एक साथ लाना चाहते हैं वे या तो मूर्ख हैं या फरेबी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट ना तो सही मायने में मार्क्सवादी हैं, ना वर्ग संघर्ष या वैज्ञानिक समाजवाद के हिमायती हैं। वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय साम्राज्यवादियों की जमात है।
जब तक कम्युनिस्ट नेतृत्व दलित, पिछड़े जाति, आदिवासी और मुसलमानों के 90% शोषकों के हाथ में नहीं आ जाता, तब तक कम्युनिस्ट पार्टी को सरबराह का दोस्त समझना अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ी होगी। वास्तव में कम्युनिस्ट नेतृत्व के नेतृत्व से अन्य सभी दलों का नेतृत्व कई ज़्यादा इनकलाबी है और जनतांत्रिक है। लेविन का अगला सवाल होता है कि भारत में 2 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, दोनों की बनावट में कोई फर्क है? तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जवाब देते हैं, हाँ, सिद्धांत का प्रश्न दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों में है। दक्षिणपंथी पार्टियां रूस के साथ बंधी हैं और वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियां चीन की हिमायत करती हैं। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों में विदेशी मामलों में बहुत ज़्यादा उलझी रहती हैं। जो दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां वो विदेशी मामलों में बहुत ज़्यादा उलझी रहती हैं। भारत की समस्याओं के बारे में सोचने की उनके पास फुर्सत नहीं है, सब नासमझी है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, दोनों के नेतृत्व में कोई फर्क नहीं है। दोनों का नेतृत्व भारत के ऊंची जाति के साम्राज्यवादियों के हाथों में है। ये लोग शोषकों के खिलाफ गरम गरम भाषण देते हैं, लेकिन उन्हीं के खानदान में होने के कारण उनके खिलाफ विनाशकारी घातक हमला करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा इनकी वफादारी और ईमानदारी सिर्फ भाषण तक ही सीमित है। ये गरीबों के लिए लुभावने नारे गढ़ने के कमाल हासिल कर सकते हैं, लेकिन दोस्त अंततः अमीरों के बन जाते हैं। खून जाकर खून में ही मिल जाता है। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जवाब देते हैं। लेविन का अगला सवाल होता है कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों में आपके हिसाब से ज्यादा क्रांतिकारी कौन है? अब ध्यान से सुनिए, बाबू जगदेव प्रसाद इस पर जवाब देते हैं कि हमारे हिसाब से दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों में कोई भी क्रांतिकारी नहीं है। दोनों सिर्फ आर्थिक क्रांति पर जोर देते हैं, पर अव्वल दर्जे के फरेबी हैं। भारत में मूल क्रांति सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति के बगैर आर्थिक क्रांति हो ही नहीं सकती है। फिर भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा गर्म पार्टी है, ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं। लेकिन अगला सवाल फिर पूछते हैं कि सामाजिक क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? जगदेव प्रसाद कुशवाहा जवाब देते हैं, भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों पर ऊंची जातीय शोषक वर्ग का एकाधिकार है। 90% शोषित प्रशासनिक सेवाओं में कारगर स्थानों पर नहीं के बराबर है। शोषित समाज के जो कुछ लोग हैं दाल में नमक के बराबर हैं, उनको भी ऊंची जाति वाले दबोचे हुए हैं। सभी राजनीतिक दलों पर 10% शोषक वर्ग का कब्जा है। इस पृष्ठभूमि में सामाजिक क्रांति को लागू करना होगा। डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले इस मुल्क में विशेष अवसर के सिद्धांत को गढ़ा, जिसमें कोई शक नहीं है कि लोहिया के द्वारा विशेष अवसर के सिद्धांत के गढ़े जाने में मेरे जैसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं। डॉक्टर लोहिया ने विशेष अवसर पर सिद्धांत को मूर्तमान करने के लिए कहा कि राजनीति, व्यापार, पलटन और ऊंची सरकारी नौकरियों में 90% शोषित वर्ग के लिए कम से कम 60 सैकड़ा स्थान सुनिश्चित कर देना चाहिए। हमारा दल शोषित दल 90 सैकड़ा स्थान सुनिश्चित करने का सामाजिक क्रांति को सफल बनाने के लिए अनिवार्य समझता है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि लोहिया ने 90% शोषितों के लिए 60 सैकड़ा स्थान सुनिश्चित करने का 60% स्थान सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया, पहल किया है, लेकिन हमारा जो शोषित समाज दल है वो 90% स्थान सुनिश्चित करने को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानता है। अगला सवाल होता है लेविन का कि आप विशेष अवसर के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए क्या करेंगे? तो बाबू जगदेव प्रसाद जवाब देते हैं कि अभी तो जनतांत्रिक तरीके से हम ऊंची जाति को संभलने के लिए कह रहे हैं और अपने सिद्धांत के पीछे 90% जनता को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब 90% जनता शोषित दल के झंडे के नीचे सामाजिक क्रांति के लिए तैयार हो जाएगी तो शोषक वर्ग या तो स्वयं समर्पण कर देगा या उसे 90% शोषितों के संगठित महान शक्ति निस्तो नाबूद कर देगी। लेविन का अगला सवाल होता है कि जब सामाजिक क्रांति मूल क्रांति और इसको सफल बनाने के लिए विशेष अवसर के सिद्धांत को अमली जामा पहनाना जरूरी है, तब कम्युनिस्ट पार्टी इसे क्यों नहीं मानती है? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जवाब देते हैं कि यह सब तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी से ही पूछना चाहिए, लेकिन जब आपने मुझसे पूछा है
तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक ही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व ऊंची जाति के सामंतों और साम्राज्यवादियों के हाथ में है, जो कभी सामाजिक क्रांति के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। मुझे जनसंघ के नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की बनावट में कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता है। दोनों पार्टियों के नारे एक दूसरे से भिन्न जरूर हैं, लेकिन नेतृत्व का खानदान दोनों में एक ही है। दोनों के नेतृत्व का खानदान शोषक वर्ग, सवर्ण वर्ग ही है। चाहे वो जनसंघ हो, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी जो आज की है, यही पहले समय में जनसंघ हुआ करती थी। लेविन का अगला सवाल होता है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी। उस समय आपका शोषित दल नहीं था, तब आप किस दल में थे और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने कैसा काम किया था? तो जगदेव बाबू जवाब देते हैं कि यह बात ठीक है कि 1967 के आम चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी। उस समय शोषित दल नहीं था। संयुक्त मोर्चे की ही सरकार के 16 मंत्रियों में 11 मंत्री ऊंची जाति के सामंत और प्रतिक्रियावादी थे। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थी। कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों मंत्री ऊंची जाति में एक ही जाति के सामंत थे। संसोपा ने भी पिछड़ों के लिए 60 सैकड़ा सिद्धांत का पालन नहीं किया था। इसके 6 मंत्रियों के 3 ऊंची जाति के थे। पूरे मंत्रिमंडल में एक भी दलित या आदिवासी मंत्री संसोपा की तरफ से नहीं था। संयुक्त मोर्चे की सरकार में 90% शोषित जनता 10% शोषकों के जुर्म से नाकोदम हो रही थी, परेशान थी। मंत्रिमंडल में शोषित जनता के हकों के लिए संघर्ष करने वाला कोई नहीं रह गया था। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त मोर्चे पर सरकार को तोड़ना शोषितों के हक में समझा। मैं उस समय संसोपा में था। संसोपा के सर्वोच्च पदों पर भी रहने का मुझे मौका मिला था। फिर भी संयुक्त मोर्चे की सरकार द्वारा 90% शोषितों की उपेक्षा मेरे लिए बर्दाश्त करना संभव नहीं हुआ। संसोपा अपने सिद्धांतों से बहुत दूर हट गई थी। सिद्धांत खत्म हो गया था, सिर्फ पाखंड रह गया था, बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त मोर्चे की सरकार को छोड़ा। संयुक्त मोर्चे की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री बीपी मंडल, बिंदेशी प्रसाद मंडल, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन थे, ने उस सरकार के शोषित विरोधी रवैये के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। बीपी मंडल साहब ने, जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, और शोषित दल बनाने में अगुवाई की। आज वे ही हमारे दल के अध्यक्ष हैं। जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि आज बीपी मंडल ही शोषित दल के अध्यक्ष हैं और लोकसभा के सदस्य भी हैं। उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व में शोषित दल की सरकार बनी थी, जिसमें 95% मंत्री शोषित समाज के थे। ऐसी क्रांतिकारी सरकार भारत में एक ही बनी है, और वह है मद्रास में डीएमके की सरकार। वह सरकार निछक्की शोषितों की है, जिसमें शोषक वर्ग का कोई मंत्री नहीं है। आगे जगदेव प्रसाद कहते हैं, जहां तक संयुक्त मोर्चे की सरकार के कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, इसके दोनों मंत्री न सिर्फ एक ही सामंती जाति के थे, बल्कि नजदीकी रिश्तेदार भी थे। कम्युनिस्ट मंत्रियों का काम अत्यंत हृदय विदारक रहा। जाति भ्रष्टाचार में उनका मुकाबला किसी ने न किया। इन दोनों कम्युनिस्ट पार्टी का नुमाइंदा कहना गलत होगा। वास्तव में कम्युनिस्ट मंत्रियों ने अपनी जातीय महासभा के नुमाइंदों का पार्ट अदा किया। ये लगभग 10 महीने तक मंत्री रहे। इस अवधि में भ्रष्टाचारियों की पहली पंक्ति में ये शुमार हो गए। वे दोनों माधोलकर आयोग के मुजरिम हैं। लेविन का अगला सवाल होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों मंत्री एक ही जाति के क्यों हो गए? जगदेव बाबू जवाब देते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व भारत के पैमाने पर भारतीय कुलाम के जमींदारों का है, और बिहार के पैमाने पर जो जाति के शोषण के कला और विज्ञान में सबसे ज्यादा दक्ष है, उसी जाति का नेतृत्व है। वास्तव में बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी एक सामंती जाति की प्रबंध समिति जैसी है। इसलिए मंत्रियों का चुनाव भी जाति के बुनियाद पर किया गया। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी में दलित, आदिवासी और मुसलमान का बहुमत था। इस सिलसिले में आपसे कहना चाहूँगा कि मद्रास के डीएमके और बिहार के शोषित दल को छोड़कर भारत की जितनी पार्टियां हैं, सभी का नेतृत्व शोषक वर्ग के अमीरों के हाथ में है। इसलिए जिस पार्टी की भी हुकूमत बनती है, उसमें बोलबाला ऊंची जाति के लोगों का ही रहता है। लेविन का अगला सवाल होता है, आप कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के बारे में सोच सकते हैं? आप कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के बारे में क्या सोच सकते हैं? तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, नहीं और बिल्कुल नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी या सामंती नेतृत्व मेरे जैसे सरबारा को निगल जाएगा, मेरा अस्तित्व खत्म कर देगा। शोषित समाज के जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी को हटाना ही, शोषित समाज के
जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी को हटाना ही पड़ेगा, मुझे कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत है। उनकी ऊंची जातीय पाखंडपूर्ण नेतृत्व के कारण इस नेतृत्व के रहते कोई शोषित गलतफहमी में ही कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होगा। वो कहते हैं कि शोषित समाज को मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी को हटाना ही पड़ेगा। जब तक जो होश हवास में हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अगर होशो हवास में हैं तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। जहां तक दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, वह चरित्र में कांग्रेस से भी गई बीती है। कांग्रेस ने जगजीवन राम जैसे चमार को भी अखिल भारतीय नेता बनने का मौका दिया और इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रमुख के स्थान पर रखा है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने तो किसी दलित, आदिवासी या पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय नेतृत्व में आने ही नहीं दिया। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं। लेविन का अगला सवाल होता है कि शोषित दल का भविष्य क्या है। जगदेव बाबू कहते हैं कि भविष्य शोषित दल का ही है। आने वाली सीधी लड़ाई 10% शोषक बनाम 90% शोषित के बीच होगी। 90% शोषितों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व शोषित दल करेगा। यह बात ठीक है कि हमारे दल को तोड़ने फोड़ने की कोशिश ऊंची जाति वाले कई तरह से करेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि चंद वर्षों में शोषक वर्ग शोषितों के महान संचित शक्ति के सामने स्वसमर्पण कर देगा। हम किसी पर जुल्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बात कड़े शब्दों में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अपने इंटरव्यू में कहते हैं। लेविन का अगला आखिरी सवाल होता है कि शोषित दल का कार्यक्रम क्या है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जवाब देते हैं कि शोषित दल सामाजिक क्रांति को मूल क्रांति समझता है। सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति असंभव है। इस सामाजिक क्रांति का मतलब है विशेष अवसर का सिद्धांत। इसके लिए जरूरी है कि राज सत्ता पर 90% शोषित समाज के नुमाइंदे रहें। शोषित दल का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक क्षमता पर आधारित नए समाज का निर्माण करना है। सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में कम से कम 85% स्थान शोषित समाज के लिए सुरक्षित करने का कार्यक्रम समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए हमारा उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक क्षमता पर आधारित नए समाज का निर्माण करना है। यह जवाब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा देते हैं। तो साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के इस एक इंटरव्यू से, इस पूरे इंटरव्यू से ये साबित होता है कि जो वो कहते थे वो करते थे। ये साबित होता है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धनदत्ती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है का नारा देने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन पे आज हमें गर्व है, हमारे महानायक हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे नेता हैं, हमारे महापुरुष हैं, जिनकी विचारधारा पे हमारे बहुजन समाज, हमारे ओबीसी समाज को चलना चाहिए। उन्होंने जो कहा वही विचारधारा अपने निजी जीवन में उन्होंने लागू की, उसी विचारधारा पे वो आजीवन चलते रहे। उन्होंने, उनके इस इंटरव्यू में स्पष्ट होता है कि उन्होंने कहा था कि मैं तथाकथित सवर्णों की राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे मसीहा की आज हमारे समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ, मैं उनको बार बार सलाम करता हूँ और शपथ भी लेता हूँ कि मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के सपनों पर चलने का हर संभव प्रयास करूँगा। उनके लक्ष्य पर, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूँगा। उनके लक्ष्य को हासिल करने का हर संभव प्रयास करूँगा। साथियों, अगले एपिसोड में मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के एक और ऐसे इंटरव्यू के बारे में आपको बताऊंगा जो स्वयं उनके द्वारा लिखा गया है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का ये इंटरव्यू आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगा यदि आप सामाजिक न्याय को समझते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को समझते हैं। मेरी आपसे अपील है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के इन विचारों को, इस इंटरव्यू को आप अधिक से अधिक बहुजन समाज के लोगों तक, शोषित समाज के लोगों तक, कमेरा समाज के लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी बहुजन महापुरुषों के वीडियो में अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। अगला इंटरव्यू मंडल पाठशाला के अगले एपिसोड में, और उसके बाद हम आपको बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जीवन की कई वो घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उस पर आपको प्रकाश डालेंगे, वीडियो बनाएंगे और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जीवन संघर्ष, उनके जीवन
परिचय के विषय में भी मैं आपको एक एपिसोड में अवगत कराऊंगा। तो शुक्रिया साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, इसको आप समझें, सुने और अन्य लोगों को सुनाएं। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ मंडल पाठशाला के अगले एपिसोड में। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय जगदेव, जय पेरियार, जय साहू। नमस्कार साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।